रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 2 पैरेलल स्पेशल श्रृंखला YouTube पर आपके लिए चलाए हैं। एक श्रृंखला है यूपीएससी से रिलेटेड और एक श्रृंखला हमारे गुजरात के स्पेशल बच्चों के लिए जो जीपीएससी क्लास 1-2 दे रहे हैं उनके लिए। तो जीपीएससी श्रृंखला के तहत हमारा 2 वीडियो आ चुका है। यूपीएससी के तहत हमारा श्रृंखला के तहत पहला वीडियो आ चुका है। आज दूसरे वीडियो में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने यूपीएससी के बारे में एक सामान्य परिचय दिए थे और उसके बाद हमने कहा था आपको कि टॉपिक वाइज हम मेंस के सिलेबस पर आपके साथ आएंगे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, हो सकता है उनके लिए हम इतना सा निमित्त बन सकें। तो आज दोस्तों उसी के अंतर्गत सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण, सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए आज आपके सामने इकट्ठे हुए हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए। उसके पहले जस्ट 5 मिनट, हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल नए आज जुड़े हों, तो मेंस का पूरा कहानी रोज नहीं हो सकता है, लेकिन मेंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको खाली बता देते हैं कि यूपीएससी के मेंस में 3 प्रकार के सब्जेक्ट, 1750 मार्क का एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, और इसमें 3 प्रकार के आपके पेपर हैं। एक पेपर है अर्हक क्वालिफाइंग, जिसका कि इस 1750 मार्क से कोई लेना देना नहीं है। यह है 600 मार्क का। इसमें केवल और केवल आपको पास करना है, यानी क्वालिफाई करना है। यह अर्हक पेपर 2 भागों में बटा है। एक, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज है उनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, भारतीय भाषा, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, जो भी 22 भाषाओं में से, बोडो, डोगरी, संथाली, जितना है, मैथिली, सब इसके अंदर है। तो भारतीय भाषा में से कोई एक ले सकते हैं। तो मैं चूंकि, ऐसे तो YouTube पे कहीं भी कोई भी विद्यार्थी सुन सकता है, लेकिन मैं चूंकि 2 जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या तो हिंदी भाषी राज्य को या तो गुजरात को। तो हिंदी भाषी राज्य के लड़के हिंदी लेंगे और गुजरात के लड़के गुजराती लेंगे। यहाँ पे ये 300 मार्क का होगा, और एक इंग्लिश का पेपर होगा, ये 300 मार्क का होगा। दोनों में 25% मार्क आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, यानी 75-75 मार्क जो है आपको दोनों में लाना होगा। ये हो गया क्वालिफाइंग पेपर। अब 1750 में से 1250 मार्क का पेपर जो है वो कंपलसरी, ये सभी को देना है, जिसमें पहला पेपर निबंध आएगा, ऐसे, इस सब पे चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं, 250 मार्क का। दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का होगा, जनरल स्टडीज 1, और ये सभी डिस्क्रिप्टिव होंगे, अभी चर्चा करते हैं, और तब फिर सिलेबस पे, तब जीएस 1 पे आज हम लोग पूरी तरह चर्चा करेंगे। 250 मार्क का जीएस 2 होगा,
250 मार्क का, GS3 होगा 250 मार्क का, और GS4 होगा 250 मार्क का। ये कुल मिला के 1250 मार्क का हो गया। और 500 मार्क का जो होगा, ये तो हो गया अनिवार्य विषय, ये सभी को इसका एग्जाम देना है जो मेरिट में जुड़ेगा 1750, और ये 500 है वैकल्पिक विषय। लगभग 48 विषय का लिस्ट है, उनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। इस वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे 250 मार्क का। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो मेरे इस यूपीएससी के सीरीज में क्या है, तो फर्स्ट तो केवल जनरल इंफॉर्मेशन था। अब आज जो है जनरल इंफॉर्मेशन प्लस एसे उसमें हमने शामिल किया था। अब आज का लेक्चर पूरा का पूरा आपका GS1 को समझाने में लगाएंगे। बेसिकली अगर लड़का सही से सिलेबस समझ जाए तो उलझेगा ही नहीं। वो जो उलझन दिल्ली में है कि अंदर उलझन है बाहर उलझन है, 10 किताब पढ़ना है, उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आज GS1 होगा, यह है सीरीज 2। GS2 तीसरे में आएंगे, GS3 चौथे में आएंगे, GS4 पांचवें में आएंगे। और वैकल्पिक विषय में चूंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर आऊंगा 2 बार, पेपर 1 और पेपर 2। यानी ये 7 लेक्चर का एक सीरीज होगा जिससे कि आप मेंस परीक्षा के बारे में एक अनुभव ले पाएंगे। अच्छा, हमको इस तरह से तैयारी करना है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ें। अब आज का जो विषय है GS1, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको पूछे जाते हैं। एक है इतिहास, ये जो 250 मार्क का है इसमें एक है इतिहास। दूसरा टॉपिक है समाज, इतना ही लिखा है यूपीएससी। सोशल प्रॉब्लम है, इशू नहीं लिखा है, ओनली सोसाइटी। और तीसरा लिखा है भूगोल। ये 3 विषय को मिला के GS1 बनाया गया है। इतिहास के अंदर 2 भाग है। अब फिर उसके अंदर के लिए तब अपने पुराने में चले जाएंगे। भारत का इतिहास, और विश्व का इतिहास। ये हो गया। अगर देखा जाए तो 70 मार्क्स के आसपास इतिहास है, 110 के आसपास भूगोल है, और 70 मार्क के आसपास समाज है। 2-4-10 नंबर प्लस माइनस होता है। आज इन्हीं 3 टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे, सिलेबस लिखेंगे, उसके नीचे प्रश्न और आपको मिला के दिखाएंगे, देखिए कैसे आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं। अब इस पेपर के अंदर 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न होगा वो कहेगा 150 वर्ड्स में लिखिए, और 11 से लेकर के 20 तक का जो क्वेश्चन होगा ये कहेगा 250 वर्ड्स में लिखिए। ये आपका GS1 नहीं, 1, 2, 3 जगह, फिर 4 अलग से बताएंगे। इतना आपको हमने पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब आज GS1 के ऊपर सिलेबस क्या कहता है, इतिहास का, समाज का, भूगोल का, और उस पर प्रश्न किस तरह से आता है, अब उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रमों का विस्तृत विश्लेषण, प्रश्न पत्र 2, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1, भारत का इतिहास।
टॉपिक टू टॉपिक आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक कहता है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर, शब्द पकड़िएगा, एंशियंट पीरियड से लेकर आधुनिक काल तक। इसका मतलब कि मेंस में क्लियर कर दिया है कि वो नृत्य संगीत ये सब नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो भारतीय इतिहास से ही रिलेटेड पढ़ना है। यानी यहां जो भी प्रश्न आएंगे वो हिस्टोरिकल प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कह रहा है कि मुख्य रूप से क्या क्या होंगे, तो कहता है कला के रूप, कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला, ये तीन है। अगर इसको हम लोग ये पुराने वाले पर जाकर के देखें तो पहला टॉपिक जो है वो कहता है प्राचीन काल से, देख लीजिए, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, यहां तक का कला पढ़ना है। इसके अंदर तीन भाग हैं। कला के रूप, फॉर्म ऑफ आर्ट पढ़ना है, अलग अलग रूप। साहित्य को अलग कर दिया और वास्तुकला ये पढ़ना है। अब कला के अलग अलग रूप क्या हो सकते हैं, तो नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, ये सब हो गया कला के डिफरेंट रूप। तो हो सकता है कि मध्यकाल में सूफी संगीत कला पे प्रश्न आ जाए, कला के विभिन्न रूप में संगीत कला। चित्रकला हो सकता है मुगल कालीन दरबारी चित्रकला या क्षेत्रीय चित्रकला, या कोई स्पेशल कह दे, महेंद्रगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, कुछ भी इस तरह से प्रश्न आपको दे दे, एरिया बता रहे, तो ये हो गया कला के रूप। नहीं तो साहित्य और नहीं तो वास्तुकला, इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखें, जब सिलेबस क्लियर हो गया तो प्रश्न कहां से पूछा है। प्रश्न पूछा है मूर्ति कला से। चित्र के साथ एक मूर्ति भी चौथा रखिएगा, मूर्ति कला से। देखिए, मैं 2019 के प्रश्न को लिया हूं, 150 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, 150 शब्दों में। गांधाराई कला में मध्य एशिया और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। गांधार कला शैली में मध्य एशिया और ग्रीक बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। यानी गांधार कला शैली की उस विशेषताओं को बतलाइए जो बैक्टीरियाई ग्रीक शैली से मिलती है और मध्य एशियाई शैली से मिलती है। तो कल को मथुरा कला से भी प्रश्न आ सकता है, अमरावती कला से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है मूर्ति कला के विभिन्न रूपों को देखिए। हड़प्पा काल की मूर्ति से भी कला में से प्रश्न आ सकता है। अगर इस प्रश्न को देखिए
तो 2-3 साल पहले जाइए, यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा था कि गांधार कला शैली यूनानी कला शैली की उतनी ही ऋणी है जितनी कि रोमन कला शैली की। ठीक 2 साल पहले पूछा है, इसका एक नया आयाम खाली आपको जोड़ दिया। तो इस काल में आप मूर्ति कला को ध्यान देंगे, चित्रकला को ध्यान देंगे, संगीत कला को ध्यान देंगे, स्थापत्य को भी ध्यान देंगे। स्नानागार भी आ सकता है, मौर्यों का स्थापत्य भी आ सकता है, अब मध्यकाल का भी स्थापत्य आ सकता है। इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है। प्रश्न के साथ क्लियर हो गया है? फिर आएंगे, ये सीरीज 2 है हमारा, सीरीज 1 है, सीरीज 2 में हाउ टू राइट आंसर सिखाएंगे। अभी केवल सिलेबस को पढ़ के आपको दिखा रहे हैं कि उलझन में नहीं पढ़ना है। टॉपिक वाइज अगर स्थापत्य हेडिंग देके हड़प्पा से लेकर के आप आधुनिक तक कर जाएं डिफरेंट एंगल से, तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। साहित्य का कर जाएं तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, और मूर्ति कला कर लें, चित्रकला कर लें तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अब आइए आगे देखें दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक कहता है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय का आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 18वीं सदी के लगभग मध्य से। हम सभी जानते हैं कि अभी आगे जब 20 लगता है 2021, तो इसको कहते हैं 21वीं सदी। तो आगे जब 19 लगता है तो कहलाता है 20वीं सदी। आगे 18 लगेगा तो 19वीं सदी, और आगे 17 लगेगा तो 18वीं सदी। सिलेबस पढ़िए, 18वीं सदी के लगभग मध्य से, लगभग यानी 1750 के लगभग मध्य से ये बाहर निकला। अब 1750 के आसपास क्या कह रहा है कि लगभग मध्य से आधुनिक समय तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट घटना। तो यहीं के आसपास पलासी हुआ है ना, 1757। तो पलासी के युद्ध से, सिलेबस को ऐसे करिए, इसका मतलब कि इसके पहले इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके पहले का पार्ट कल्चर का पार्ट है, केवल और केवल हिस्टोरिकल कल्चर पढ़ना है। और पलासी के युद्ध से लेकर के वर्तमान समय तक, यानी आजादी के बाद तक का भारत का सवाल आपको यहां पे आ सकता है। अभी नहीं आया है तो खुशकिस्मत रहिए, लेकिन महत्वपूर्ण घटना पूछेगा। ठीक है। अब पलासी के युद्ध के बाद महत्वपूर्ण घटना क्या हो सकता है? बक्सर। ठीक नहीं। बक्सर के बाद महत्वपूर्ण घटना क्या हो सकता है? बंगाल में द्वैत शासन। द्वैत शासन के बाद द्विमुखी शासन, गुजराती में, महत्वपूर्ण घटना क्या हो सकता है? अस्थाई बंदोबस्त। हम इलाहाबाद की संधि इसलिए नहीं लिखे कि बक्सर के युद्ध के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इलाहाबाद की संधि। ऐसे करते हुए इंपॉर्टेंट घटना को लेके आगे बढ़िए। आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, सब कुछ पढ़ना है, एक लाइन में ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो घटना क्या कहते हैं, आदि व जनजाति विद्रोह, सब जो इंपॉर्टेंट घटना है वो आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। चलिए अब आगे देखें। इसके सामने प्रश्न देखिए क्या है। 1857 का विप्लव, विप्लव मतलब विद्रोह, विरोध।
1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में आ गया। 1757 पे देख रहे हैं, सिलेबस पकड़िए। 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट करें, क्या भारी है इसमें। 1757 से लेकर के 1857 के बीच जो लोकल लेवल पर विद्रोह हुए थे, उनका परिणाम दिखाना है कि 1857 था, कि इसके कारण ये हुआ। देख रहे हैं, छोटे बड़े विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। अगर सरकार उस पर ध्यान दी होती तो शायद 1857 नहीं होता। सरकार था कहां की ध्यान देता है। एक कंपनी देश पे राज कर रहा है, कंपनी को क्या मतलब है। तो क्या देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा। 1757 से पढ़ना है, ये कंफर्म हो गया। छोटे बड़े विद्रोहों को, यानी 18वीं शताब्दी में जो भी विद्रोह हुए हैं, 19वीं शताब्दी में जो भी विद्रोह हुए हैं के मध्य तक, उन सभी विद्रोहों को दिखाना है कि उसका परिणाम था ये 1857 का विद्रोह। चलिए, 150 शब्द में था। अगला, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता संग्राम एवं इसके विभिन्न चरण। स्वतंत्रता संग्राम एवं इसके विभिन्न चरण, यानी 1857 से 1885 की स्थिति क्या थी। क्वेश्चन को एक से ही आएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1905 के बीच स्थिति क्या थी। 1905 से 1919 के बीच स्थिति क्या थी। 1919 से क्या बोलते हैं, गांधी युग। गांधी जी के आने के बाद 1947 के बीच क्या स्थिति थी। और इस 1919 से 1947 को दो भागों में बांटिए। 1919 से 1935 के बीच की घटना, और जब भारतीय अधिनियम, शासन अधिनियम 1935 पारित हो गया, तो 1935 से लेकर के 1947 के बीच के ये हैं स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग चरण। इसमें क्या क्या पिक्युलरिटीज था वो पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति को पढ़ना है। इस फेज में वो पर्सन जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए, देख रहे हैं, देखिए, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो सिलेबस दो भाग में है। पहला भाग है इसके विभिन्न चरण, जो आपने चरणों में बांटा, और इस चरण में देश के विभिन्न भागों से इसमें जो भी लोग योगदान दिए हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, उनके योगदान को पढ़ना है। तो पहला तो आपने इसको चरण के रूप में पढ़ा, और इस चरण में चाहे दादा भाई नौरोजी हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे चक्रवर्ती राजगोपालचारी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे हमारे क्रांतिकारी जो हैं भगत सिंह, उनकी भूमिका हो, लाल बाल पाल की भूमिका हो, इन सबों को, चित्तरंजन दास की भूमिका हो, सबके योगदानों को तैयार करना है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अब आइए देखें
इस पर क्वेश्चन किस तरह का आया है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, 20वीं शताब्दी का नहीं, यानी 1800 से लेकर के, ठीक ना, 1899 के बीच के जो पुनर्जागरण हुए, नव जागृति हुआ, वो राष्ट्रीय पहचान को बनाने में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा किया, इसको यहां पे लिखना है आपको। आज आंसर नहीं बता रहे हैं, आज केवल समझा रहे हैं। वो तीसरा चरण होगा, तब उसमें हाउ टू राइट भी बताएंगे। और देखिएगा, जैसे सिलेबस इजी वे में बता रहे हैं वैसे ही आंसर बताएंगे, आप बिल्कुल नहीं उलझिएगा। तो क्या कह रहा है, हमेशा क्वेश्चन में हीरो पकड़िए। भारतीय पुनर्जागरण कब का? 19वीं शताब्दी का, 20वीं वाला नहीं। और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के बीच संलग्नता, कोरिलेशन क्या था, उन दोनों के बीच कोरिलेशन लिखना है। इतना ही तो कह रहा है लिखने के लिए। अब आइए इसके बाद क्या कहता है। इसके बाद अगला, इसमें तो बड़े ज्यादा प्रश्न बनेंगे ना। गांधीवादी प्रावस्था के दौरान, चिंता नहीं करना है, अवस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। मतलब गांधीवादी अवस्था के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत या समृद्ध अकेले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही नहीं बनाया है, विभिन्न स्वरों ने इसको मजबूत किया है। क्या कहते हैं, क्रांतिकारी जो थे उनकी क्या शहादत बेकार जाएगी? भगत सिंह की फांसी बेकार चली जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। खून में उबाल आएगा नेशनल मूवमेंट में। क्रांतिकारियों का स्वर, गांधी युग के दौरान उदारवादियों ने भी अपनी भूमिका अदा की, लिबरल भी थे, उनका भी स्वर। गांधीवादी के दौरान ही लाला लाजपत राय तो 1928 में न, वरना क्या देख रहे हैं कि लाल बाल पाल गरम दल के भी स्वर थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। और उदारवादी का मतलब कि मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल, उसने भी जो है मजबूत किया। यानी अलग अलग विचारधाराओं के बारे में लिखना है। और उन्होंने गांधीवादी अवस्था के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, पढ़िए और एनालाइज करिए और ये गाइड फाइड से दूर रहिए। पेपर कोचिंग का टेस्ट लिख देने से नंबर नहीं आ जाएगा, तब ना मेरिट गिर रहा है। पहले प्रश्न को समझिए और उसके समझ के लिए आपको पहले ये सिलेबस पर 2 रीडिंग होना चाहिए। वो तो यूपीएससी का लड़का पहले से पीटी में डरा हुआ होता है और वो उसको तैयार कर लिया होता है इस कारण से। वरना जो जीपीएससी में होता है ना कि ये पढ़ो, ये छोड़ो, ये पढ़ो, तो उस लड़के को मेंस में दिक्कत होती है। लेकिन आईएएस के तैयारी के दौरान कम से कम अभी इतना तो स्तर बचा हुआ है कि लड़का सब कुछ पढ़ लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, और तब जाकर के जो है वो क्या कहते हैं, मेंस देने जाता है। तो आप ये सिलेबस अगर अच्छे तरह से जान रहे हैं तो आपको और बढ़िया लगेगा। तो पहले घर में जाकर के एक बार और सिलेबस पढ़ना है, और जब सिलेबस पढ़ लीजिए तब पहले उस सिलेबस के आधार पर पूरा बुक रीडिंग करना होगा। नहीं तो क्वेश्चन लेते रहिए, क्वेश्चन आंसर, कोई फायदा नहीं होगा। टॉपर का कॉपी देख लेने से थोड़े आप, वो तो उस प्रश्न में क्या लिखा था वो समझ में आया, अगला प्रश्न कैसे लिखना है उसके लिए पहले आपको रीडिंग देना होगा। बिपिन चंद्रा की किताब पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको।
आपको BL ग्रोवर की किताब पढ़नी पड़ेगी और मॉडर्न इंडिया वाला गाइड नहीं पढ़ना है, वो पढ़ने से नंबर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो मिला लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि नहीं उनके किताब में, सीधी सी बात है। आइए, 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए 250 शब्द में। कितना भारी लग रहा है। 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में, यानी अगस्त प्रस्ताव में जो मुंह से बोल गए समर्थन लेने के लिए, तो उस समर्थन को लेने के लिए जब बोल तो दिए, लेकिन उसके बाद जब इनको सत्ता हस्तांतरित करने की बारी आई तो इन्होंने उस प्रक्रिया को और जटिल बनाने में क्या किया, यानी इसमें आपको शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन, बेबल योजना, ठीक ना, आपको कैबिनेट मिशन, आपको क्रिप्स मिशन, ये सब कैसे और सत्ता के हस्तांतरण को जटिल करने के लिए यहां भेजा गया था, उन सबों की भूमिका को आपको लिखना है। आज तो केवल सिलेबस समझाने के मूड में है, इसके बाद जो थर्ड फेज आएगा तब ये पूरा आंसर लिख के 200 वर्ड में दिखाएंगे और हम आपको कहेंगे कि यूट्यूब है, मैं आंसर लिखा हूं, अब मिला लीजिए, अब दिल्ली में जो लोग गाइड लिखा है मेरा आंसर उससे मैच नहीं करेगा। इसके कंटेंट को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ें। अब है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं 1700 से लेकर के, जैसे वो अपने ही कह दिया 18वीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से क्या क्या है। औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। ये तो जैसे न लिखा है, अब बिना जैसे का इसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 18वीं शताब्दी की घटनाएं। इसमें आपको अमेरिकन क्रांति भी पढ़ना पड़ेगा और उनके रूप और उनका समाज पर प्रभाव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण केवल छोड़ दीजिए तो बाकी सब कुछ इसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है। ब्रिटेन के अंदर जो संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए जितने आंदोलन चले वो भी यहां पे पढ़ना है। अब आइए देखते हैं कि इसके रूप पर, प्रभाव पर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार से निर्मित की थीं। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति मॉडर्न वर्ल्ड का एक आधारशिला रखा। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या होता है, तो डेमोक्रेसी होता है। अब कुछ देश बदमाशी करे तो बात अलग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है, ठीक ना, कुछ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं। यही तो हुआ है इन दोनों के बाद। राजशाही का पतन होता है, अब इक्का दुक्का देशों में बचा है, तो इन दोनों ने उसकी आधारशिला रखी थी। इन चीजों को जो है इसमें जोड़ करके आपको लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब है समाज, जिसको कि हम लोग सोशल इशू, सोशल प्रॉब्लम जो भी कह के बोलते हैं, समाज। पहला, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, हमारे इंडियन सोसाइटी की क्या विशेषताएं हैं और भारत की विविधता, यही तो विशेषता है हमारा।
अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग जो है क्या कहते हैं संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। ये है भारतीय संस्कृति की विशेषता, और सभी सहिष्णु तरीके से रहते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। मतलब उन कारणों को लिखें जो भारतीय संस्कृति को भारतीय समाज में हमेशा जीवित रखता है, वो कारण क्या है, उन चीजों को यहां पे लिखना है। सबका आंसर बताएंगे, और बोल रहे हैं कि आंसर के साथ YouTube पर रख देंगे कि आप दूसरे जो लोग आंसर लिखे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका गलत है, हम कॉपी नहीं मारे हैं, ये मेरा सोच है, आपको नया दिखाएंगे। आज केवल सिलेबस समझिए। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरण के साथ सविस्तार स्पष्ट करिए। देखिए तो ये विविधता वाला टॉपिक दिख रहा है। माने कहीं भी आप चले जाइए भारत में, सर्वत्र जो है एक लघु भारतीय संस्कृति आपको वहां दिखेगा। आप यदि जमशेदपुर ही चले जाएं तो वहां दक्षिण भारतीय लोग भी रह रहे हैं, गुजराती भी रह रहे हैं, मराठी भी रह रहे हैं, सब है। एक लघु भारत वहां अपने आप में दिखे। क्या गुजरात में आप नहीं महसूस करते हैं कि बहुमत गुजराती संस्कृति का है, लेकिन क्या यहां हम क्या कहते हैं बिहारी नहीं रहते हैं, यहां मराठी नहीं रहता है, यहां दक्षिण भारतीय नहीं रहता है? विविधता है हमारा, यही चीज यहां पे बतलाना है। इसका कहता है कि इस राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के संस्कृति हैं, उदाहरण के साथ सविस्तार स्पष्ट करिए, उनको दिखाइए कि एक छोटा भारत हर जगह होता है। और आंसर तो आपको कई रैंक बताएंगे इसके बाद। अब आइए समाज का अगला सिलेबस कहता है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे। मतलब महिलाओं की भूमिका से प्रश्न आएगा या महिला संगठन से प्रश्न आएगा, जनसंख्या और उससे संबद्ध मुद्दे से प्रश्न आएगा, गरीबी और विकासात्मक विषय होंगे, शहरीकरण से प्रश्न होगा, उनकी समस्या और उन समस्याओं का रक्षोपाय क्या होना चाहिए। टॉपिक क्लियर तो दिया है, इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, काहे को इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रण करने की कुंजी है, चर्चा करिए। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, उसको महिला सशक्तिकरण से जोड़िए। जैसे एक कारण आज बताते हैं कि अपने लिखते हैं अशिक्षा, तो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा। अशिक्षा में क्या व्याख्या करते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति बड़े परिवार के दुष्परिणामों को समझ नहीं पाता है, ठीक ना, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं जनसंख्या रोकने का उपाय नहीं करता है। तो इसी बात को इधर जोड़िए कि अगर महिला सशक्तिकरण का पहला है शिक्षा, तो महिला यदि शिक्षित हो जाएगी तो वो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को समझ पाएगी, और उस दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए वो इस बात का अपने परिवार में विरोध करेगी कि नहीं, इससे जो है हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होगी, ये इतने जनसंख्या बढ़ जाएंगे तो सरकार के द्वारा जो योजना लाया जाएगा उसमें धन कहाँ से आएगा। महिला अगर शिक्षित हो जाएंगी तो उनको पता चल जाएगा कि बार बार जो है बच्चे को जन्म देने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा, उसके प्रति वो अवेयर होंगी। और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है आर्थिक चीज, और जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगी तो परिवार में इस बात का विरोध करने में वो सक्षम होगी, अपनी बात रखने में सक्षम होगी। बाकी आंसर बताएंगे आपको अगली बार में। आज आपको केवल क्वेश्चन पहले समझ आना चाहिए। कहता है भारत में महिलाओं के समक्ष
समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं? समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां, यानी कि अलग अलग स्थानों में क्या क्या चुनौतियां हैं। और अब समय का मतलब रात दिन भोर नहीं समझना है। एक 18 साल से कम उम्र की बच्ची का चुनौती, 18 से 50 साल की महिला की चुनौती, 50 के बाद अधोवय महिला की चुनौती क्या है, इन चीज़ों को लिखना है। अभी नहीं कि सुबह क्या चुनौती है, दोपहर। यहाँ समय का मतलब वो है कि डिफरेंट टाइम में, जब वो बेटी है तो वो क्या संघर्ष कर रही है, जब वो किसी की बहू होती है तो क्या संघर्ष कर रही है, माता होती है तब क्या संघर्ष कर रही है, और दादी होने के बाद क्या संघर्ष कर रही है। यह है समय और स्थान से संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या है। उनका स्थान भी बदलता है, 250 शब्द में। अब आइए, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। देखिए तो, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए, ठीक ना। वर्ल्ड में आइडेंटिटी बनाने में के लिए कहीं हम अपना लोकल आइडेंटिटी तो नहीं खोते जा रहे हैं। इन चीजों को लिखना है। इसको दोनों ही पहलू लिखना है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अमेरिका ही चला गया और एक बिग फिगर हो गया पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का है, लेकिन अगर वो इंडियन स्टाइल में रह रहा है, इंडियन खाना खा रहा है और बिहेवियर उसका कल्चरल बिहेवियर भारत के तरह का है, तो कहाँ खो रहा है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग, मान लीजिए अगर हम अमेरिका चले जाएं और हम वहाँ एक ऐसा पहचान बनाएं कि एक वर्ल्ड वाइड आदमी के तरह जाने जाएं, सुंदर पिचाई, तो पता चला कि हम खान पान रहन सहन सब यहाँ का भूल गए और अमेरिकन अपना लिए। हम लोग दिल्ली में, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वैसे लड़के को कहते हैं BTD, बिहारी टर्न डेलाइट। वो डेलाइट हो जाता है। मैंने कहा, अरे भाई हम बिहारी लोग हम ही बोलते हैं, गलत हो या सही हो, ये हमारी संस्कृति है। हम गए थे, मैं गया था, हो गया BTD। समझ गए ना। मैं तो नहीं कहता हूँ, अरे भाई हम लोग बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं कहे थे, ये हमारी कल्चर है। तो क्या देख रहे हैं, कुछ लोग अपनी संस्कृति भूल जा रहे हैं, जिससे हम लोकल संस्कृति भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश में बड़े बड़े बर्गर, पिज्ज़ा, इन सबों का जो खुलते जा रहा है, उसके सामने फाफड़ा जलेबी और बिहार में लिट्टी चोखा और दही चूड़ा का क्या हश्र होगा। हम लोकल आइडेंटिटी भूलते जा रहे हैं। समझा रहे हैं आज, खाली लिखना जो है वो इसके बाद बताएंगे। अब आइए, महिला सशक्तिकरण तो हो गया, सामाजिक सशक्तिकरण। अब OBC, SC, ST ये वर्ग जब सशक्त होगा तो ना हम सशक्त होंगे, तब समाज सशक्त होगा। संप्रदायवाद, ये जो हम हिंदू मुसलमान ये सब करते रहते हैं, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता, हर साल प्रश्न आता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 150 शब्द में। सब 2019 का क्वेश्चन आपके सामने बोल रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। देख रहे हैं, हमारी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उसको धर्मनिरपेक्षता के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है ना। हमारे कल्चर को वो कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत हो सकता है। इसमें खाली हिंदू का प्रैक्टिस नहीं सोचिएगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका। तो अगर हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन कल्चर प्रैक्टिसेस को बंद कराने जाएं तो उससे उनकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, और अगर उनका कल्चर चलने दें तो ये धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो है कुठाराघात हो जाएगा। किस किस प्रकार की चुनौतियां हैं वो लिखना है।
लिखाएंगे दोस्तों, चिंता मत करिए 150 शब्द में। आज केवल प्रश्न को पढ़िए और देखिए सिलेबस से ही सिलेबस क्वेश्चन आता है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और वही लड़का परेशान होता है अब सोशल इशू में, निर्धनता, गरीबी, सोशल इशू में ध्यान दीजिएगा, अभी आगे आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन नहीं लिखा है तो भी पढ़े जा रहे हैं। बाल श्रम, बाल अपराध, अरे भाई सिलेबस देखिए क्या पढ़ना है, प्रश्न वहां से आएगा। नहीं तो राम आहूजा खरीद लिए, हम भी कहते हैं खरीदो, लेकिन खरीद के उसमें टिक लगा लीजिए कि आपके सिलेबस का कौन है, उतने पढ़िए। नहीं तो खरीद लिए ऐसे कांख में डाले, अले घूम रहे हैं मार्केट में कि राम आहूजा खरीद लिया, अब तो हम समाज के बहुत बड़े। कोई कान में कहेगा अरे यार ना इग्नो वाला जो मास्टर डिग्री में सोशियोलॉजी आता है ना, वो वाला एक ले लेना मटेरियल, बड़ा अच्छा है। कोई आ कहेगा नहीं यार NOIC का पढ़ लेना बहुत अच्छा होगा। अरे भाई किसी का पढ़ो, सिलेबस देख के पढ़ो, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखें। अब आइए भूगोल, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता। भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, आंतरिक संरचना भी हो सकता है, खड़क भी हो सकता है, चट्टान, इसमें खड़क बोलने की जरूरत नहीं है, ये UPSC का है। चट्टान भी हो सकता है, पर्वत, पठार, मैदान, सब कुछ हो सकता है। वायुमंडल भी हो सकता है विश्व का, और जलमंडल भी हो सकता है। तो देख लीजिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन दिया है, वैश्विक तापन का, ग्लोबल वार्मिंग का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव, उदाहरण के साथ आकलन दीजिए। कोरल रीफ जो है, तो कोरल लाइफ सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रवाल कहां होता है, कितने टेम्परेचर में जो है पानी में वो जो है विकसित होता है, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा और गहराई में। थोड़ा और गहराई में जाएगा तो सूर्य का प्रकाश वहाँ कम मिलने लगेगा उस केस में, उससे उसके जीवन तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा। और नीचे के गहराई में गया तो नया इकोसिस्टम के साथ उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तो जितना गहराई तक बनना है वहाँ तक के साथ वो एडजस्ट कर गया है। इस तरह से उसके जीवन तंत्र के प्रभावों को बतलाना है। आपको एक एक पॉइंट लिखाएंगे 150 वर्ड्स में कि क्या होगा, लेकिन देख रहे हैं भौतिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। अगला देख लीजिए, हम अभी कहें ना पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। पर्वत का जो इकोसिस्टम है उसको विकास के लिए जो हम पर्वत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, रोड चौड़ा करने में पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर का संगठन कमजोर होगा, लैंडस्लाइडिंग हो जाएगा। और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित कर सकते हैं। पर्यटन के कारण जो पर्वत के इकोसिस्टम पर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, तो इन दोनों कारणों से, डेवलपमेंट के कारणों से जो माउंटेन के इकोसिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, और हम जो डेवलपमेंट के अलावा पर्यटन के कारण जो इतने लोग पहाड़ पे चले जा रहे हैं, तो उतने के लिए रिसोर्ट बन रहा है, पेड़ काटा जा रहा है। उतने लोग जब वहां पहुंच गए तो जाहिर है कि जब कार मोटर सब ऊपर पहुंच जाएगा तो वहां गर्मी बढ़ जाएगा। पता चला कि ठंडा नहीं लग रहा है, अब पहाड़ पर AC चला के रह रहे हैं, तो उसका इकोसिस्टम बिगड़ा। उसको पुनः स्थापित किस प्रकार से किया जा सकता है जिससे कि विकासात्मक काम भी होते रहे, पर्यटन भी चलता रहे, लेकिन उन दोनों के ऋणात्मक प्रभाव से इसको किस प्रकार से आप फिर से खड़े कर सकते हैं, उनके पर्यावरण को फिर से संरक्षित कर सकते हैं। इन चीजों को आपको लिखना है। यहाँ पे उत्तर तो बता रहे हैं आपको कि अगला जो आएगा सीरीज उसमें यही होगा। आज जरा प्रश्न देखिए कि अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखिए, तो कहता है महासागरीय धाराएं और जल राशियां
समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ओशन करंट क्या है पहले बताइए, और जल राशि किसको कहते हैं ये देखिए, महासागरीय धारा और जल राशि। ये समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर जो दोनों प्रभाव डालता है वो किस प्रकार से परस्पर भिन्न है। यानी समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव और जल राशियों का प्रभाव, और दोनों के वैसे प्रभाव को लिखना है जो दोनों में भिन्नता हो, दोनों अलग अलग प्रभाव डालता हो, इन चीजों को यहां पे लिखना है। अब आंसर बताएंगे कैसे लिखना है, देखिए 250 शब्द में है। अब आइए भूगोल का अगला टॉपिक, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, इसको ज्यादा पढ़िए तब विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के जिम्मेदार कारक। प्राथमिक उद्योग के लिए कौन कारक, द्वितीयक, तृतीयक, विश्व और भारत के संदर्भ में पढ़ना है। अब देखिए तो जरा इस पर प्रश्न क्या कह रहा है, क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है। यानी जो रीजनल रिसोर्सेस है, जो भी जहां रीजनल रिसोर्स है, उन रिसोर्सेस से ही हम कुछ बनाएंगे। विनिर्माण की रणनीति ये हमको रोजगार उत्पन्न करने में सहायक होगा, बिल्कुल होगा। आज समझिए कि किसी इलाके में प्रादेशिक संसाधन के नाम पे, रीजनल रिसोर्सेस के नाम पे, एक एग्जांपल पत्ता ही है, गारेगांव में जो भोज खाते हैं वो वाला पत्ता, अगर उसको मशीन के द्वारा बनाने लगे, एक कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, और उसका जो है प्लास्टिक बैन करके उसका ही उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने लगे, तो वहां रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेस आधारित विनिर्माण उद्योग, आप जरा सोच करके देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस आधारित विनिर्माण की रणनीति। अब जरा सोच के देखिए, कोयला कहां है, थर्मल पावर कहां लगा रहे हैं, जिस कारण से इंडस्ट्री उधर जा ही नहीं रहा। तो रीजनल रिसोर्सेस के आधार पर अगर हम थर्मल इंडस्ट्री भी उधर ही बिजली लगाएं और वहीं पर इंडस्ट्री को भेजें, तो उस इलाके में रोजगार का सृजन हो सकता है। देख रहे हैं, प्राकृतिक रिसोर्स, रीजनल रिसोर्स। एक जंगल का दिए उदाहरण, खनिज का दिए, खेती में भी देख लीजिए। आज अगर जिस इलाके में टमाटर बहुत ज्यादा होता हो, अगर वहीं पर जाकर के केचप बनने लगे, प्रोसेसिंग वाला छोटे छोटे कंपनी लग जाए और सहकारी स्तर पर वो बोतल बिकना शुरू हो, तो उस इलाके में रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अंकल चिप्स, तो अंकल वहीं जाए जहां आलू की खेती होती है, वहीं प्लांट लगाएं, वहीं के लोकल लोगों को रोजगार दें और वहां से पैक करके विश्व के, भारत के हर भागों में भेज दें। देखिए उस इलाके में रोजगार का सृजन होता है कि नहीं होता है। अंकल जी भी परेशान हैं कि आलू कहीं और हो रहा है, लगा फैक्ट्री कहीं और दिए हैं, अब लेबर खोज रहे हैं और लेबर को वहीं से फिर बुला के ला रहे हैं। इसे तो अच्छा है कि फैक्ट्री उठा के वहीं चले जाइए ना, सब समस्या का समाधान है। माल पैक करके और फिर कंज्यूमर भी वहीं है बिहार यूपी में, फिर यहां से माल दोबारा भेज रहे हैं। आप सोचिए, एक बार आलू ला रहे हैं, दूसरा बार चिप्स भेज रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं अन्य उद्योगों के लिए। अब फिर जो है चिप्स वहां भेज के बेच रहे हैं, महंगा भी पड़ रहा है, तो और रोजगार भी उस इलाके में नहीं मिल रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा करिए। उत्तर पश्चिम भारत के, आज का उत्तर पश्चिम भारत क्या हो गया, हरियाणा, पंजाब,
कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के स्थानीयकरण के कारक क्या क्या है? तो स्थानीयकरण के कारक दो बताते हैं। एक तो कच्चा माल वहीं मिल जाएगा, और दूसरा एग्रीकल्चर में लगा हुआ लेबर। जिस वक्त एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो अतिरिक्त लेबर का भी वहीं पे उनको मिल जाएगा, और अधिकांश उन इलाकों में जनसंख्या भी है कि उसको वहां पे खपाया जा सकता है, और भी कई कारण हैं। तो हम आपको आज केवल क्वेश्चन समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं। देखिए, और जो टॉपिक है वही कह रहा है पढ़ने के लिए। हम झूठ मूठ का इतना डैश IS का मटेरियल, तो डैश PCS का मटेरियल, तो डैश जो है toppers.com का मटेरियल, अरे भाई जरूरत ही नहीं है। हाथ जोड़ते हैं, रख लो। सिलेबस बढ़िया से समझ लीजिए और 2 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या कर रहा है। सिवाय, और जब हम अपने ऑफलाइन क्लास में इसको यूज करना चाहते हैं, आज हम इसीलिए आए हैं समझाने, तो मेरे लड़के को लगता है कि नहीं सर ठीक नहीं है, 8 मटेरियल आप पीछे दिल्ली में, इतना मटेरियल देता है दिल्ली में, उसको बुद्धि नहीं है तो हमको क्या बुद्धि नहीं है क्या? चाहे आप हमारा समर्थन करिए या नहीं करिए, हम सिलेबस समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, हम नहीं जा सकते हैं आलतू फालतू चीज़ों में। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पढ़िए, कम मेहनत में पास हो जाइएगा, और नहीं तो चक्की की तरह पिसा जाइएगा, हासिल कुछ नहीं होगा। तेल निकाल देगा पीस करके ये जो है इतना इतना भारी भरकम मटेरियल, और अंत में उस तेल से या तो तला जाइएगा या तो दिया में डाल के जला देगा आपको। इसीलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। सिलेबस पकड़ के उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़िए ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आप प्रश्न पकड़ पाइएगा। और इनमें से जो हमारे पुराने लड़के हैं उनको दिखाई दे रहा होगा कि योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन या भूगोल और आप करके एक मैगजीन आती है, वो सफिशिएंट है मेंस में। आइए, अब कहता है कुछ ठीक नहीं है मैंने कि डिजास्टर को पढ़िए। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, जो इवेंट हैं, जियो फिजिकल इवेंट, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये पढ़ना है। भूगोलीय विशेषता और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषता क्या? जैसे जल स्रोत, कहीं हिमावरण है, उन चीज़ों को, ग्लेशियर है, वो पढ़ना है। और वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव, यानी कि जो महत्वपूर्ण भूभौगोलिक भौतिकी घटनाएं हो रही हैं उससे वनस्पति और प्राणी जगत में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। प्रश्न देखिए, वाटर स्ट्रेस से क्या आप क्या समझते हैं? देख रहे हैं ना, वाटर स्ट्रेस, जल प्रतिबल भारत में यह किस प्रकार और किस कारण से प्रादेशिकता भिन्न है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, जब लिखाएंगे वाटर स्ट्रेस क्या है ये बता दीजिए और उन कारणों को बताइए जिससे कि ये भारत के अलग अलग एरिया में भिन्न भिन्न है। दक्ष और किफायती एफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? एफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन जब होगा तो लोग दूर दूर तक जाकर के काम करने की स्थिति में होंगे। देखिए, द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी। दूसरा, वही एफोर्डेबल सार्वजनिक परिवहन होगा तो ये सर्विस सेक्टर को मजबूत करेगा, उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और भी कारण हम लोग देखेंगे। मैंग्रोव के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए। अब इसमें भी कुछ है क्या कि बहुत भारी सवाल आया है, इसी में मेरिट गिरा है दोस्तों। ये 2019 एक सवाल है जिसमें 40-40 मार्क मेरिट गिर गया है। उसका रीजन यही है कि हमारे बिहार में कहावत है कि जान घोंघा का मंत्र नहीं रहे हैं और करैत के बिल में हाथ दे रहे हैं, यानी स्नेल पकड़ने नहीं आ रहा है और सांप के बिल में हाथ दे रहे हैं। सीधा सवाल आ रहा है, पेपर 2 भी दिखा देंगे आपको ना, इसके बाद तो वही पे आना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है,
मैंग्रोव के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा करें और तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्व को बताएं। कोस्टल इकोलॉजी को प्रिजर्व करने में, संरक्षित करने में मैंग्रोव जो है उसका महत्व बताइए और मैंग्रोव रिक्तीकरण क्यों हो रहा है इसका कारण बताइए। सिंपल सवाल है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम हमको स्टेटमेंट दे करके दिया। अगर ये इतिहास की तुलना में देखिए तो बहुत आसान है भूगोल का सवाल। तो दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भूगोल भी मैं जीएस में पढ़ाता हूं, इसलिए इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस टेक, ये 4 में तो हम अपना बेसिक अनुभव बताएंगे। तो दोस्तों आज आपको आईएएस के जनरल स्टडीज पेपर 1 का मेरा ये चल रहा है प्लान 1, जिसमें कि सिलेबस और क्वेश्चन को रख करके, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझा दिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जीएस का पेपर 2 होगा वो हमारा, और वो तीसरा लेक्चर होगा। लेकिन अब उसके पहले एक जीपीएससी का आएगा। सबको ना हमने कहा था आपको कि 2 पहले जीपीएससी ले लेंगे तो 2 आईएएस आएगा, तो फिर तीसरा, तब जरा तीसरा चौथा जीपीएससी आ जाए, फिर आईएएस का तीसरा चौथा आएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये पूरा सीरीज देंगे। फर्स्ट फेज में सिलेबस और क्वेश्चन मिला के दिखा रहे हैं, सेकेंड फेज में फिर इसका आंसर लिखना सिखाएंगे कि हाउ टू राइट में नंबर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकते हैं। सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी दोस्तों, कि चार्ट बनाना चाहिए, कि फोटो बनाना चाहिए, कि चित्र लिखना चाहिए, सब मालूम चल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।